हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 साइंस 1 का ग्रेविटेशन चैप्टर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमें एक बात पता होनी चाहिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास m है अगर हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और अगर हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। मतलब ये है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लो नीचे हमारी अर्थ है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। अब इस मास के ऊपर नीचे से अर्थ क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर रहा है। ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मुझे बताओ, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे g, और g मतलब होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है, एक्सेलरेशन। यह एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इसके ऊपर क्या अप्लाई हुआ है, फोर्स। लेकिन ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो एक्सेलरेशन रहेगा इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है ग्रेविटी की वजह से हुआ है, इसलिए हम इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहने वाले हैं। और उसका दूसरा नाम अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही है, अगर ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना ज़रूरी है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी हमने फोर्स अप्लाई किया था राइट डायरेक्शन में, तो ये जो एक्सेलरेशन बना ये भी उसी डायरेक्शन में बना। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और उस एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है ये फोर्स के डायरेक्शन में होती है। बिकॉज आपका ये जो फोर्स है, एक्सेलरेशन है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आपके किताब में भी यही दिया है, व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मीन्स व्हाट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स रिजल्ट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने m कंसीडर किया, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उस फोर्स के वजह से इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहने वाले हैं। और इसका जो डायरेक्शन है ये फोर्स के डायरेक्शन में हमें लेना है। यहाँ तक आपको बातें समझ में आ रही है। तो अब हम यहाँ पे इसको स्टडी करते हैं। अब जो अर्थ कंसीडर किया हमने, इसका मास कैपिटल M है और इसका मास स्मॉल m है। तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगता है तो वो कितना लगता है, हमने पढ़ा था g m1 m2 अपॉन d²। ओके, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा था। अब मुझे बताओ, ये जो फोर्स है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m1 अगर हम अर्थ का मास कंसिडर करते हैं और m2 अगर हम ऑब्जेक्ट का मास कंसिडर करते हैं, और नीचे दोनों का क्या आएगा, डिस्टेंस। इस ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस हम लेंगे d। अब ये बात मैं बता दूँ आपको, ये जो अंडरस्टैंडिंग जो है आज के लेक्चर की, ये उन्हीं बच्चों को होने वाली है जो पहले से पूरे लेक्चर देख रहे हैं। नहीं तो सर आपने ये डायरेक्टली क्या स्टार्ट कर दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ तो सेकेंड चीज़ यहाँ पे ऐसी है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की हमने बात की, वो फोर्स को हम बोलते हैं mg। वो क्या होता है, mg। तो हम बोलेंगे mg, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, mg। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हुए ये दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ mg इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d²। तो यहाँ से m क्या हो गया, कैंसल। सो g इज इक्वल टू आया कैपिटल G कैपिटल M अपॉन d²। कुछ बुक्स में d को r² भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब ये जो अर्थ है, ये अर्थ की रेडियस को हम बोलेंगे कैपिटल R, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के सरफेस से h हाइट पे है, तो ये R और ये h इक्वल टू क्या बनेगा आपका, d। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, g इक्वल टू कैपिटल Gm अपॉन d के जगह पे r प्लस h का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ।
अब क्या होता है, मान लो अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया अर्थ के सरफेस के ऊपर, अगर वो अर्थ के सरफेस पे है एट सरफेस, तो इसका मतलब क्या है, उसकी हाइट की वैल्यू क्या हो गई 0। अगर उसकी हाइट की वैल्यू 0 होती है तो मैं लिख सकता हूँ g इक्वल टू जी एम, हाइट की वैल्यू 0 है तो r प्लस 0 उसका ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब g इज इक्वल टू 0 प्लस r मीन्स r, सो g इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये भी फार्मूला हमारे पास है, लेकिन ये फार्मूला हमें सरफेस के लिए यूज़ करना है, ये फार्मूला हमें हाइट के लिए यूज़ करना है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ज़्यादा कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आज हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ रहे हैं। तो हमें न्यूटन ने क्या बताया, अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है, उसको हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो हमने एक ऑब्जेक्ट लिया अर्थ से कुछ हाइट के ऊपर, तो अर्थ उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। उस एक्सेलरेशन को हमने कहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका दूसरा नाम अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो फिर न्यूटन यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से अगर दो ऑब्जेक्ट है जिनके बीच में फोर्स लग रहा है तो कितना फोर्स होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नीचे mg फोर्स लग रहा है वो भी मैंने यहाँ पे लिखाया। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हुए हमें ये फॉर्मूला मिला। अब अगर d की वैल्यू देखा जाए तो ये r प्लस एच हमें दिखाई दे रही है, और अगर सरफेस की बात की जाए तो हाइट की वैल्यू वहाँ पे 0 हो जाएगी, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला सरफेस के लिए बन जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर अपन ये वैल्यू अगर प्लेस करते हैं, g का वैल्यू सबको पता है क्या होता है, इंटू m मतलब मास ऑफ द अर्थ सबको पता है क्या होता है, अपॉन r मतलब सबको पता होने चाहिए क्या होता है। ओके, तो मुझे बताओ, ये कैलकुलेशन तो हम करने वाले नहीं है क्योंकि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम हाईएस्ट स्टैंडर्ड में करेंगे। तो यहाँ से मुझे g के वैल्यू दो पॉसिबिलिटीज़ है जो मिल सकती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 9.78 या फिर 77 ले लो, और 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g का वैल्यू इक्वेटर पे एक मैंने लिया है और पोल के ऊपर एक मैंने लिया है। तो यहाँ पे क्लियरली आपको एक बात दिखाई दे रही है, g का वैल्यू पोल पे जो है वो एज कम्पेयर टू इक्वेटर कैसा है, ज़्यादा है। उसका रीज़न ऐसा है कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो आपका अर्थ जो है ये कुछ ऐसे होता है, यहाँ पे आपका इक्वेटर होता है, यहाँ पे आपका पोल होता है। तो ये जो पोल का रेडियस है इक्वेटर के रेडियस से कम होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो g है रेडियस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब रेडियस अगर कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा रहेगा, और रेडियस अगर ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम रहेगा। तो पोल का रेडियस जो है इक्वेटर के रेडियस के कंपेयर में कम है, इसलिए उसका एक्सेलरेशन जो है ज़्यादा है। इसलिए इक्वेटर का एक्सेलरेशन देखते आप कम है क्योंकि उसका रेडियस ज़्यादा है। तो इस तरह से आज हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टॉपिक समझने की कोशिश की है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको फिर से एक बार देखो, आपको डेफिनेटली ये समझ में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। ये जी का वैल्यू जो है ये कैसा वेरी करता है, बोर्ड के लिए 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आई होप आप लोग वो लेक्चर को भी ज़रूर देखेंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको, अभी तक के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ करके एक बार आप उसको अच्छे से देखिए, मतलब इसके लिए एक अच्छी सी नोटबुक बनाइए, और फिर आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। उसका पढ़ाई भी करिए और अपने चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताइए। ये चैनल आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वैसा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, दिस इज़ माय पर्सनल व्हाट्सअप नंबर। आप इसके ऊपर भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।